नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट प्लेटो। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने प्लेटो के न्याय की अवधारणा को देखा और व्यक्तिगत न्याय का स्वरूप और सामाजिक न्याय का स्वरूप इस तरह से हमने विस्तार से देखा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा। प्लेटो के समय यूनानी समाज में अराजकता फैली हुई, मारकाट, लड़ाई झगड़ा ये सब फैले हुए थे। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। बलशाली का राज्य था, बलवान का जो वाक्य था वही नियम था, वही कानून था। तो प्लेटो ने जो उस समय बुराइयां थी, जो अराजक स्थिति फैली हुई थी, उसका इलाज करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए उसने एक आदर्श राज्य की विस्तार से व्याख्या की और उसने एक अपनी प्रसिद्ध रचना, अपनी एक प्रसिद्ध ग्रंथ, अपना एक प्रसिद्ध जो किताब थी उसकी रिपब्लिक, उसका नाम था रिपब्लिक। तो उसमें उसने एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा कि शासन का अधिकार ऐसे ज्ञानी दार्शनिकों को ही होना चाहिए जो निस्वार्थ होकर शासन करें, और प्लेटो के आदर्श राज्य के स्वरूप व संगठन को उसने विस्तार से समझाया। तो हम देखते हैं आगे आदर्श राज्य का संगठन। किसके आदर्श राज्य का संगठन? किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। आदर्श राज्य का संगठन। आदर्श राज्य का संगठन। प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 तत्वों का विवेचन किया है। 3 तत्व बताए हैं कि इन 3 तत्वों के मिलने से आदर्श राज्य बनता है, या यूं कहें कि किसी भी आदर्श राज्य के निर्माण में इन 3 तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है। हमने न्याय वाले पार्ट में भी इसको देखा था, यहाँ पर विस्तार से देख रहे हैं। आर्थिक तत्व, जिसमें हमने व्यक्तिगत न्याय के स्वरूप में इसे उत्पादक वर्ग के रूप में समझा था। दूसरा है सैनिक तत्व, और इसी आर्थिक तत्व में इंद्रिय तृष्णा या एपेटाइट, क्षुधा, ये तत्व भी हमने पिछले वीडियो में समझा था। और दार्शनिक तत्व, दार्शनिक तत्व मतलब विवेक, जो हमने बुद्धि वाला जो कंटेंट, जो एलिमेंट देखा था वो यही है। मतलब सार एक ही है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। दार्शनिक हो सकता है, विवेक हो सकता है, बुद्धि हो सकता है, प्रशासक वर्ग हो सकता है। ठीक है, यहाँ साहस, सैनिक तत्व में साहस हो सकता है, जोखिम हो सकता है, सैनिक तत्व हो सकता है। आर्थिक तत्व में उत्पादक वर्ग हो सकता है, इंद्रिय तृष्णा हो सकती है। इस तरह से आपको समझना है। चीजों को जब समझेंगे तो वहां पर आप फ्री हैंड से लिख पाएंगे। अगर रटेंगे तो वहां पर आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका मनचाहा सेंटेंस है वो जब आपको वहां नहीं दिखेगा तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो ये 3 तत्व उसने बताए हैं। तो आर्थिक तत्व की बात करें तो इसका मतलब है मनुष्य काम तत्व से संबंध रखने वाली जो चीजें हैं वो, मतलब भोजन,
वस्त्र, आवास, सरल और अनौपचारिक शब्दों में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये आवश्यकताएं एकाकी रूप से पूरी नहीं कर सकता। मनुष्य अगर अकेला रहे तो ये सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी नहीं हो सकती है, उसे संपर्क में आना ही पड़ेगा अन्य लोगों के, समूह के, समाज के। जब अन्य व्यक्तियों के सहयोग से मनुष्य ये सब चीजें प्राप्त करेगा तो फिर समाज के विभिन्न वर्गों में कार्यों का विभाजन हो जाएगा, कार्यों का विभाजन कर दिया जाएगा। जैसे अन्न उत्पन्न करने वाले किसानों, मकान बनाने वाले मिस्त्रियों, कारीगरों, कपड़ा बनाने वाले जुलाहों आदि की अलग अलग कैटेगरी, श्रेणियां बन जाएंगी। और समाज के लिए इस प्रकार का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न भागों में कार्यों का विभाजन हो जाने से हर व्यक्ति एक विशेष काम करेगा। इससे राज्य की आवश्यकताएं अच्छे से पूरी होंगी और प्लेटो के अनुसार यही न्याय है। जब हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाए तो यही न्याय है। हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे चीज मिल जाए, यही न्याय है। सैनिक तत्व की बात करें, मिलिट्री फैक्टर की बात करें, यह आत्मा के शौर्य तत्व, साहस तत्व से समानता या साम्य रखता है। मनुष्य को केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतोष नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसमें अपने को सुसंस्कृत एवं परिमार्जित बनाने की कुछ आकांक्षाएं होती हैं। और अच्छा बने, और अच्छा बने, और सुधार हो, ये महत्वाकांक्षा मनुष्य की होती है। और इनको पूरा करने के लिए उसको ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है, एक क्षेत्र की जरूरत होती है, प्रदेश की जरूरत होती है। और ये प्रदेश, ये भूमि का विस्तार युद्ध के द्वारा ही हो सकता है। इतिहास में आपने देखा है राज्य का विस्तार तभी हुआ है जब युद्ध हुए हैं। आज भी तभी हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि तभी छोड़ता है जब सामने वाला उसे या तो कीमत चुकाता है या उससे ज्यादा बलशाली होता है। अतः राज्य का एक कार्य पर्याप्त प्रदेश को उपलब्ध करना, प्राप्त करना और उसे अपने अधिकार में बनाए रखना होता है। ये भी एक राज्य का काम है। और राज्य की रक्षा के लिए भी उसे वीर सैनिकों की जरूरत, आवश्यकता होती है। तो विशेषीकरण या विशेषज्ञता के नियम के अनुसार इस काम को करने के लिए योद्धाओं के एक विशेष वर्ग की जरूरत होती है, एक विशेष वर्ग होना चाहिए, सैनिकों का वर्ग होना चाहिए। नेक्स्ट है दार्शनिक तत्व। इसका संबंध आत्मा के विवेक या रीजन या बुद्धि से। प्लेटो के अनुसार सैनिक राज्य का संरक्षक होता है। संरक्षक ज्ञान और विवेक द्वारा शत्रु और मित्र में भेद करके उनके साथ यथा योग्य, जिसके लिए वो योग्य हैं, व्यवहार करता है। अतः राज्य के संरक्षक में विवेक का गुण होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। जो राजा बना है, जो शासन कर रहा है उसमें। और सैनिक में यह गुण सामान्य रूप में पाया जाता है, किंतु इसका विशेष विकास पूर्ण संरक्षक या शासक में पाया जाता है, परफेक्ट गार्जियन। तो ये तीनों तत्व हमने समझे जिनके उपस्थित होने से एक राज्य, आदर्श राज्य बनता है। अब हम आगे देखें तो आदर्श राज्य के वर्ग। आदर्श राज्य के वर्ग। प्लेटो ने राज्य के निर्माण के उपयुक्त तीनों तत्वों के आधार पर, जो अभी मैंने बताए थे, आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व और दार्शनिक तत्व, इनके आधार पर कार्य विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन या श्रम विभाजन के आधार पर आदर्श राज्य का विभाजन 3 वर्गों में किया है। श्रम विभाजन के आधार पर पहला है गार्जियन, मतलब संरक्षक वर्ग, मतलब राजा, मतलब जिसे बोलते हैं प्रशासक।
यही वर्ड हैं, आपस में साम्यता रखते हैं, समान वर्ड हैं, समान अर्थ हैं इनके, इसलिए इनको आपको समझना जरूरी है। गार्जियन, संरक्षक, प्रशासक, राजा। ठीक है, तो पहला वर्ग बताया उसने संरक्षक वर्ग, और किसके आधार पर बताया है ये बताया है अपने को श्रम विभाजन के आधार पर, कार्य विशेषीकरण के आधार पर, मतलब एक आदमी एक काम करेगा। ठीक है, तो यह वर्ग विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्धि को दिखाता है। संरक्षण में बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, और इसका मुख्य कार्य राज्य की सुरक्षा करना, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। सुरक्षा करना तो सैनिक का है, सहायक संरक्षक का है, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना इसका प्रमुख कार्य है, प्रशासन करना। दूसरा वर्ग है सहायक संरक्षक। ये सहायक संरक्षक इस संरक्षक वर्ग का सहयोग करता है, और यह वर्ग उत्साह वर्ग का, साहस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका मुख्य कार्य है राज्य की रक्षा या सुरक्षा करना। तो सैनिक वर्ग इसी में आता है। और तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, इंद्रिय तृष्णा वाला वर्ग, रोटी कपड़ा और मकान वाला वर्ग, आर्थिक तत्व वाला वर्ग। यह वर्ग वासना तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वासना, इंद्रिय तृष्णा इसका प्रतिनिधित्व करता है, भूख, इच्छा, महत्वाकांक्षा इसका प्रतिनिधित्व करता है, और इसका काम है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। राज्य के व्यक्तियों की भौतिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति करना, ये उत्पादक वर्ग। अन्न उपजाना, कपड़े बनाना, व्यापार को बढ़ाना, ये तीन वर्ग कार्य विशेषीकरण के आधार पर प्लेटो आदर्श राज्य में बताता है। तो आदर्श राज्य निर्माण करने वाले तत्वों और वर्गों को अगर हम प्रस्तुत करें तो किस तरह से करेंगे, आप देखिए ध्यान से। पहला है क्षुधा, एपेटाइट, सबको साथ मिला करके हमने जो पढ़ा, मैं सबको साथ मिला करके लिख रहा हूं। आर्थिक तत्व, उत्पादक वर्ग, ये सब एक ही है। ठीक है, और वो जो इंद्रिय तृष्णा था वो भी यही है। इंद्रिय तृष्णा आया था पहले शुरू में, वो भी यही है। दूसरा है साहस, भावना, स्पिरिट, सैनिक तत्व, सैनिक वर्ग या सहायक संरक्षक। और तीसरा है विवेक, रीजन, बुद्धि, दार्शनिक तत्व, ये सब एक ही है। दार्शनिक वर्ग, ये सभी एक ही। अब आगे बात करें तो आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत। हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं प्लेटो की आदर्श राज्य की अवधारणा। तो अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। जब मूल्यांकन करेंगे तो उसमें आलोचना भी बताएंगे, मतलब उसकी अच्छाइयाँ, बेनिफिट भी बताएंगे और कमियां भी बताएंगे। तो आगे हम देखते हैं आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत। आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है, वही सब है जो हमने अभी तक पढ़े हैं, न्याय। दूसरा है राज्य व्यक्ति का विराट रूप। राज्य क्या है? व्यक्ति का विराट रूप। हमने पढ़ा था ये न्याय वाले में, मस्तिष्क का विशाल रूप, बृहत रूप राज्य है। विशेष कार्य का सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण, श्रम विभाजन, इन सबको विस्तार से हम पहले पढ़ चुके हैं। विशेष कार्य का सिद्धांत,
ये मौलिक सिद्धांत हैं। शिक्षा, इनको हम अभी देखेंगे। नागरिकों के 3 वर्ग बताए थे जो प्लेटो ने, नागरिकों के 3 वर्ग। दार्शनिक राजा का शासन, दार्शनिक राजा का शासन। साम्यवाद, स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार, स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार। और राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिक। तो न्याय की बात करें तो न्याय आदर्श राज्य का प्राण है। अगर किसी राज्य में न्याय नहीं है तो राज्य नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए न्याय को आदर्श राज्य का प्राण माना गया है, जिसका कार्य सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधना है, ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। राज्य व्यक्ति का विराट रूप, व्यक्ति की सभी विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं। विशेष कार्य का सिद्धांत, राज्य या समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ग अपने विशेष कार्य को दक्षता से कर सके। शिक्षा, न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। जिसको ये पता है कि न्याय और अन्याय क्या है, वो शिक्षित माना गया है। श्रेष्ठ नागरिकों, स्वस्थ सैनिकों व दार्शनिक शासकों के निर्माण के लिए उन्हें उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। और नागरिकों के 3 वर्ग, प्लेटो आत्मा के 3 गुणों क्षुधा, साहस, विवेक, इनके आधार पर राज्य के नागरिकों के 3 वर्ग बताता है। क्या क्या बताता है? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और प्रशासक वर्ग, ये हमने पढ़े थे। और दार्शनिक राजा का शासन, आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होता है। इस दार्शनिक राजा को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि दार्शनिक राजा कौन सा होता है। साम्यवाद, प्लेटो ने सैनिक और शासक वर्ग को परिवार संपत्ति से दूर रखने हेतु साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्योंकि अगर व्यक्ति परिवार और संपत्ति में उलझा रहेगा तो फिर वो पक्षपाती हो जाएगा, जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा। इसलिए साम्यवाद, प्लेटो ने सैनिक और शासक वर्ग को साम्यवादी सिद्धांत का पालन करने के लिए कहा है, जिसमें व्यक्ति पूरे समाज का हित सोचता है। स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा, शासन आदि सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान करने के पक्ष में थे। आप देखिए, आज जब हम स्त्री समानता की बात करते हैं, स्त्रियों के विकास की बात करते हैं, आज से 2500 साल पहले ही प्लेटो ने ये बात बोल दी थी, स्त्री और पुरुष की समानता है। और नवा पॉइंट है इसका, नवा सिद्धांत है, राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिक। प्लेटो ये जगत, ये संसार, ये दुनिया जो दिख रही है उसको अवास्तविक और उसके विचारों को वास्तविक मानता है। मतलब ये जो दिख रहा है, मकान, सड़कें, रिश्तेदार, परिवार, इन सबको तो प्लेटो अवास्तविक मानता है, और जो विचार हैं मनुष्य के मस्तिष्क में, उनको वो वास्तविक मानता है। राज्य उत्तम जीवन बिताने के लिए है। राज्य, प्लेटो क्यों अस्तित्व राज्य का मानता है? ताकि मनुष्य श्रेष्ठ जीवन बिता सके, उत्तम जीवन बिता सके। तो इस वीडियो में इतना ही।
और कल हम देखेंगे अगले वीडियो में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। धन्यवाद।